अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि इलेक्शन के बाद सियासी और मुआशी बहरान हल होने के इम्कानात में कितना इजाफा हुआ। नाज़रीन, इलेक्शन से कबल एक बात कही जाती थी कि मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए इलेक्शन ज़रूरी हैं। बताया जाता था कि इलेक्शन में जितनी ताख़ीर होगी सियासी और मुआशी बहरान उतना ही बढ़ेगा। अगर सियासत और मईशत में इस्तेहकाम लाना है तो इंतखाबात ही वाहिद हल है। अब इलेक्शन हो चुके हैं, 2 सूबों के वज़ीर आला भी हलफ उठा चुके हैं, लेकिन बहरान है कि हल होने को तैयार ही नहीं। सियासत हो या मईशत, इस्तेहकाम के आसार दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे। स्पीकर ऑफिस और ऐवान सदर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। सदर आरिफ अलवी ऐवान मुकम्मल होने तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकारी हैं, जबकि इत्तेहादी जमातें इजलास बुलाने पर तुली बैठी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं तो नई हुकूमतों को तस्लीम करने पर तैयार नहीं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने तो खुलकर कह दिया कि वो मरियम नवाज को वजीर आला मानते ही नहीं। तहरीक इंसाफ का बहैसियत जमात मौक़िफ़ भी यही है कि जिन असम्बलियों के इजलास बुलाए गए हैं वो गैर कानूनी हैं, क्योंकि अभी तक खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन है तो वो भी इस इशू को गैर ज़रूरी तौर पर तूल दे रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत बनाने वाली जमातें भी मामला सुधारने के बजाय सियासी तनाव में इजाफा ही कर रही हैं। आज मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM ने मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने की मुखालफत करते हुए इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर ना किया जाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि खाली रह जाने वाली मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बजाय उन्हें दे दी जाएं। इन जमातों का मौक़िफ़ यह है कि असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें सिर्फ उन जमातों के लिए होती हैं जिन्होंने इलेक्शन जीता हो। नाज़रीन, जहाँ सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों को माले गनीमत समझ कर उन पर कब्जा करना चाहती हैं, वहीं 205 दिन से अडयाला जेल में कैद इमरान खान की मुश्किलात में इलेक्शन के बाद भी कमी आने के इम्कानात नजर नहीं आ रहे। आज 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। एहतसाब अदालत ने 6 मार्च को आइंदा समात पर इस्तिगासा के 5 गवाहों को तलब कर दिया है। बज़ाहिर यूँ लगता है कि इलेक्शन के बाद भी इमरान खान के लिए रिलीफ के आसार नहीं है और हालात का रुख उधर ही है जिधर इंतखाबात से पहले था। तहरीक इंसाफ के रवैये में भी तब्दीली नजर नहीं आ रही। कल शौकत बसरा ने एक निजी हॉल में तहरीक इंसाफ की हिमायत से मुंतखब होने वाले 96 अरकान का इजलास बुलाकर उनका हलफ लिया और अपना वज़ीर आला मुंतखब करने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के इस इक़दाम ने पौने 2 साल कबल हमजा शहबाज की तरफ से एक निजी होटल में अपना इजलास बुलाने के इक़दाम की याद ताज़ा कर दी। नाज़रीन, ये तो वाज़ेह है कि 2024 के मुतनाज़ा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ मुल्क की किसी भी दूसरी जमात से ज़्यादा मकबूल साबित हो गई है और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम उसी सूरत आएगा अगर तहरीक इंसाफ सिस्टम का हिस्सा बनने को तैयार हो जाए। अगर दूसरी सियासी जमातें पहले ही से दीवार के साथ लगी तहरीक इंसाफ पर मजीद दबाव बढ़ाएंगी तो इससे सियासी बहरान कम होने के बजाय मजीद बढ़ेगा। इलेक्शन के बाद भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के इम्कानात नजर न आने से जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर हम आज 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इजलास तलब करने के हवाले से सदर को आईनी जिम्मेदारी याद करा रही है। मुल्क में निगरां हुकूमतों की मुद्दत आईनी तौर पर उतनी ही बनती थी जितनी वो गुजार चुकी हैं। सवाल नंबर 2, तहरीक इंसाफ के अक्सर अरकान इंसाफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। दूसरी जमातों के इस एतराज़ में किस हद तक वजन है कि तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट की बदनामी का सबब बन रही है। सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ की तरफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दी गई। कहा गया कि मुल्क के मसाइल उसी सूरत हल होंगे अगर तमाम मुल्क में इंतखाबात इकट्ठे हों। इंतखाबात इकट्ठे हो गए लेकिन बहरान पहले से ज्यादा शिद्दत नहीं इख्तियार कर गया। सवाल नंबर 4, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें उनमें तकसीम की जाएं। क्या कानूनी और अखलाकी तौर पर किसी और जमात की मखसूस नशिस्तें लेने की कोशिश को जमहूरी रवैया कहा जा सकता है? सवाल नंबर 5, तहरीक इंसाफ का कहना है कि पंजाब असम्बली का मुतवाज़ी इजलास बुलाएगी जिसमें स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब होगा। इससे पहले हमजा शहबाज ने भी निजी होटल में इजलास तलब किया था। क्या ऐसे इकदाम करके सियासी जमातें खुद पार्लियामान का मजाक नहीं उड़ा रही? सवाल नंबर 6, इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात करवाए उस पर पहले ही तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं। हल्का बंदियों से लेकर नताइज की तैयारी तक तमाम मराहिल में नाअहली साफ नजर आई। क्या इलेक्शन कमीशन का भी कोई एहतसाब करेगा? सवाल नंबर 7, अवाम तो इलेक्शन के बाद सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमारे सियासतदानों के रवैये जरा भी बेहतर नहीं हो सके। क्या अवाम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की उम्मीद छोड़ दें? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मजीद इसके ऊपर बात करेंगे कि चंद सवालात मैंने ब्रेक से पहले आपके सामने रखे थे कि इंतखाबात के बाद तो माहौल पुरसुकून होना चाहिए था, कुछ जो गर्मी थी उसे कम होना चाहिए था, लेकिन लगता है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जो नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियती नशिस्तें हैं उसके ऊपर भी अब कशमकश जारी है तमाम सियासी जमातों के दरमियान। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम यूनियन से उनके सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली साहब। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शुएब साहब आपसे जानना चाहूँगा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से पहले तो सिर्फ आप क्लेम कर रहे थे, अब इलेक्शन कमीशन में आज मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM इन्होंने भी जाके क्लेम्स रख दिए हैं कि जनाब ये नशिस्तें आपको नहीं मिलनी चाहिए बल्कि उन्हें मिलनी चाहिए। अब आपका आगे का लाएअमल क्या होगा? देखें, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने खैर फैसला नहीं किया, लेकिन जब भी वो फैसला करेंगे, जबकि उनकी बड़ी ज्यादती है कि उन्होंने अभी तक बाकी तमाम पार्टियों को हक देने के बाद इनको हमारा जो हक था उसको रिजर्व रख लिया और बाई वन रीज़न आर दी अदर उसको पेंडिंग रखा जब तक कि ये कोई क्लेमेंट और ना क्रिएट कर दिए। ये भी फरमाइशी क्लेमेंट इन्होंने मांगे गए हैं। ये हो नहीं सकता, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 51 वो पार्टीज़ को शेयर देता है कि जिन पार्टीज़ का जो शेयर बनता है, जितनी जनरल सीटें होंगी उस हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये आर्टिकल 51 है। और ये कहना कि जी किसी और पार्टीज़ को दे दिया जाएगा, वो ट्रांसफरेबल होता ही नहीं है। ये नहीं होता कि जनाब एक पार्टी को नहीं मिलेगा तो दूसरी पार्टी को मिल जाएगा, ये हो नहीं सकता। अगर एक पार्टी का एक शख्स फ़र्ज़ करो डिस्क्वालीफाई हो गया, कोई रिजर्व सीट का कोई भी बंदा, उसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ कि आपको याद होगा कि पंजाब में क्या हुआ था। पंजाब में जब ये 25 लोटे बने थे उसमें से 20 के तो दोबारा इलेक्शन कर दिए थे। जो बाकी 5 सीटें थीं जो रिजर्व सीट्स वाले लोग गए थे उसको फिर उन्होंने PTI की तरफ से जो मज़ीद एक लिस्ट मंगवा के बाकी 5 सीटें उन्होंने नॉमिनेट कर दिया था। तो इसलिए ये एक राइट टू दी पार्टीज़ होता है कि वो अपनी नुमाइंदगी जिन लोगों को देना चाहें वो उनको मिला करती है, ना कि ये कोई और बंदा क्लेमेंट उसमें आ सकता है, दूसरी पार्टी वाला आ जाए कि नहीं जनाब इनको तो नहीं मिल सकता तो हमें दे दें। क्योंकि इसमें आर्टिकल 51 बड़ा वाज़ेह है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है, और यही प्रैक्टिस है और यही लॉ है और यही आइन है। और मेरा ख्याल है कि इसके मुताबिक बिल्कुल 100% राइट है हमारा, उसमें कोई अभाम वाली कहानी और अभाम वाली बात भी नहीं है। इंशाल्लाह ये हमें हक मिलेगा। और ये कब तक ये डिले कर सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन की बिल्कुल गलत और सहूलतकारी और ये प्रैक्टिकली मैं अगर कहूँ कि जराइम की आमाजगाह बना हुआ है। जिन्होंने ड्यूटी थी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने की, ना सिर्फ वो नाकाम हुए हैं बल्कि उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से वो गुरेजा हैं अभी इस वक्त, जिन पार्टीज का वो एक कोटा बनता है उनको वो दें और वक्त पे फैसला करें। आबिद शेर अली साहब, ये सर ये गुफ्तगू आपने सुनी, मुस्लिम लीग नून मतलब किस हैसियत पे जाके जो है वो ये क्लेम कर रही है कि जनाब ये सीटें हमें दे दें, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या MQM? सर ये तो मतलब बिला वजह शरारत करने वाली बात है। लग इस तरह रहा है कि जो ऑलरेडी चीज़ें जो ऑलरेडी इतनी गर्म हो चुकी थी इलेक्शन से पहले, उसे ठंडा करने की कोशिश नहीं की जा रही। क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। माशाल्लाह शुएब साहब खुद भी वकील हैं और इनको कानून की समझ बूझ होनी चाहिए कि जो आपकी लिस्टें हैं ये अब हैं सुन्नी इत्तेहाद, इनकी जमात का नाम है, वो एज ए PTI के मेंबरान कौमी असम्बली नेशनल में नहीं बैठे। तो हमारी पार्टी ने और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपनी रिजर्व सीट्स के लिए पहले ही से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए होते हैं अपने नॉमिनेशन पेपर, कि जिस तनासब से आप इलेक्शन जीतेंगे उसी तनासब से आपकी सीटों को एलोकेट कर दिया जाएगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ठीक। अब शुएब शाहीन साहब पता नहीं कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं, किस लॉ की बात कर रहे हैं, वो मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि कानून भी इनका चलता है, आइन भी इनका चलता है, पाकिस्तान में इनका सारा निजाम चलता है और बाकी सारे बेज़ाब्तगियों के साथ चलते हैं बकौल इनके। ये वकील साहब आपको वो आइन की शिक का या कोई कानून का हवाला दे जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई बेज़ाब्तगी की हो। बेज़ाब्तगियां तो आपकी हुई, इलेक्शन में पार्टी आपकी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो ये तो हमने तो भुगता हुआ इन चीजों को। सेनेट में हमारे
जो नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट थे उनको आपने बिल्कुल पीएमएलएन के टिकट पे नहीं माना। उस वक्त के वो चीफ जस्टिस थे। कानून की तो धज्जियां आपने बिखेरनी शुरू की हैं। आप ही के जरिए से ये तमाम मैनिपुलेशन नादरा के रिकॉर्ड के जरिए होती थी। तमाम हमारे हल्के के वोटर्स को उठा के किसी को मंडी बाउदीन फेंक दिया, किसी को ऐसी स्मार्ट मूव की है पीटीआई ने। मंसूर भाई आप इस पर एक प्रोग्राम रख लें, ये साहब को भी बुला लें। मैं आपको वो डाटा प्रोवाइड कर दूंगा कि कितने हजार वोट। अब ये मुसीबत ये है कि जो इनके वो प्लांटेड लोग थे जिन्होंने लिस्टों का हेर फेर किया, अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिस्टें शाया कर देता है, इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है, तो वोट भी नहीं हम इधर उधर कर सकते। ठीक मंसूर भाई मैं आपको रिकॉर्ड भेज दूंगा कि कितने हजार लोग मेरे हर यूनियन काउंसिल में, मैंने आपको वैसे दिया है कि ये लोग मास्टरमाइंड हैं। अब इनको पता है कि शोर डालेंगे। भाई कानून के जरिए शुएब शहीन साहब से मैं पूछता हूँ कि क्या आपने सुन्नी इत्तेहाद ने वो लिस्टें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजी हैं जिसके मुताबिक आपको वो सीटें एलोकेट हो जाए? ठीक है सर। मैं आपकी मिसाल एक आखिर में मिसाल ले लें मंसूर भाई मेरे से। बोले बोले। आपको याद होगा कि जब इन्होंने जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल किया, इन्होंने हमारे लोगों को उठाकर उसमें शामिल किया, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के निशान पर जो हमारी सीटें थी तो हमें उसका कोटा मिला। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसकी भी ये नुमाइंदगी इस वक्त शुएब शहीन साहब इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो सुन्नी इत्तेहाद की वो लिस्ट बता दें कि जिन्होंने वो अप्लाई किया हुआ है कि सुन्नी इत्तेहाद की सीटें इलेक्शन के बाद इतनी हो जाएंगी, तो उस हिसाब से इलेक्शन मैं पूछता हूँ सर, कमीशन के बाद अपना शेयर ले लें। तो हमारा राइट है, हम तो लेंगे। मैं पूछता हूँ, हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अयूब साहब, मामला गंभीर होता जा रहा है सर, समझ ही नहीं आ रही ये सीटें किसकी तरफ जाती हैं। आपने दोनों हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, आबिद शेर अली साहब भी, शुएब शाहीन साहब भी, दोनों क्लेम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में भी मामला पहुंच गया है। क्या राय है आपकी, ये होना क्या चाहिए, ये सीटें किसके पास जाती हैं? देखिए बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। बात ये है कि ये पहली मर्तबा इस किस्म की सिचुएशन सामने आई है और इस मर्तबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक फैसला करना है, मामला जारी बात है उनके सामने है। कल तक इसका फैसला हो जाएगा, लेकिन देखिए ये नुमाइंदगी जो खवातीन को या माइनॉरिटीज को दी गई है, ये माइनॉरिटीज की या जो खवातीन की नशिस्तें हैं ये तो इतनी रहनी है, तो उसमें क्या वो सुन्नी इत्तेहाद को मिल सकती है नहीं मिल सकती, फैसला तो ये होना है। अगर सुन्नी इत्तेहाद को ना मिली तो फिर दीगर जमातें उसको क्लेम जो है वो कर रही हैं और वो शायद उनको मिल जाएं। और अगर ऐसा नहीं होता और ये जो क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद को एक एन नंबर ऑफ जो है वो इंडिपेंडेंट्स ने ज्वाइन कर ली है, और अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि ये इन्हीं को मिलनी है तो फिर उसकी अकॉर्डेंस में जो रेशो ऑलरेडी मौजूद है उसके मुताबिक मिल जाएगी। लेकिन बज़ाहिर चूंकि सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से पहले कोई फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराएगी, तो लिहाजा उनके लिए मुश्किलात है। अगर उन्होंने एक भी तो हसन साहब अगर लिस्ट आपने ना जमा कराई हो, अगर आपने लिस्ट ना जमा कराई है तो क्या आप बाद में लिस्ट नहीं जमा करा सकते? नहीं, फिर आप नहीं करा सकते। अगर आपने लिस्ट जमा नहीं कराई, यानी फॉर एग्जांपल एक मिनट के लिए सिंबल था मुस्लिम लीग नवाज के पास या पीपल्स पार्टी के पास या एमकेएम के पास, अगर इन्होंने अपनी लिस्ट ना जमा कराई भी होती तो फिर आज इनको एक सीट भी नहीं मिलनी थी, क्योंकि ये इस किस्म की जो सिचुएशन है, हमेशा ही सियासी जमातें ये पहले अपनी एक तवील फहरिस्त जमा करा देती हैं और फिर अगर लिस्ट से ज्यादा इनके पास सीट आ जाए तो फिर एक रिवाइज लिस्ट भी जमा कराने का ऑप्शन। अच्छा, वैसे हसन साहब मैं एक सिर्फ प्रेसिडेंट एक आपके साथ शेयर कर लूं कि जब फाटा को एक्चुअली जम किया गया था खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो उस वक्त 3 आज़ाद अरकान जो हैं वो बाप पार्टी में शामिल हो गए थे, और जब वो हुआ था तो उसके बाद बाप पार्टी जो है वो कोर्ट में गई थी और उन्होंने जाके कहा था कि जनाब अब ये 3 आज़ाद अरकान चूंकि हमारे साथ शामिल हो गए हैं, इसलिए एक खातून की रिजर्व सीट जो है वो हमें दी जाए, और उसके मुताबिक फिर उन्हें वो रिजर्व सीट दे दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो ये माजी के अंदर एक दफा इस तरह हो चुका है पहले। जी बिल्कुल, ये नज़ीर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये बिल्कुल नज़ीर मौजूद है। तो उसमें क्योंकि फाटा का इंजमाम हो गया था सूबे के अंदर, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी थी और फिर एक फॉर द फर्स्ट टाइम एक नई चीज आपके सामने आई थी, इस वजह से
अब जो सिचुएशन है ये अब थोड़ी तब्दील हो चुकी है। ये वाला मामला शायद देखिए मिलना तो असूली तौर पर चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि सुन्नी इत्तेहाद क्योंकि जो एन नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन्होंने चाहे वो प्रोविंसेस में है चाहे नेशनल असेंबली में है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है सुन्नी इत्तेहाद को। तो अब सुन्नी इत्तेहाद में लेकिन मैं एक क्वेश्चन है मेरा शुएब शाहीन साहब से या दीगर बैरिस्टर गौर साहब से, इतने बड़े लीगल माइंड्स मौजूद हैं इनके पास, तो ये ऐसी जमात क्या उनको नहीं मिल सकती थी जिसके साथ ये इस तरह का जो है वो इत्तेहाद कर लेते और इलाक कर लेते ताकि उनको इस सिचुएशन में ना जाना पड़ता? क्योंकि एक सिचुएशन तो ये बहरहाल एक सामने आ चुकी है और सुन्नी इत्तेहाद का तो अपना भी एक रुकन नहीं मुंतखब हुआ, तो ये तमाम के तमाम लोग सुन्नी इत्तेहाद में क्यों गए हैं? क्या अपने लिए इनको वैसे ही अपने आप को सेफ गार्ड नहीं करना चाहिए था? पहले भी इन्होंने देखा कि पूछ लेते हैं ना, पूछ लेते हैं सर, पूछ लेते हैं शुएब साहब हमारे साथ। शुएब साहब इसका जवाब दे दें फिर मैं अपना सवाल करता हूं, पहले आप इस बात का जवाब दे दीजिए सर। देखें, पहली बात तो यह है कि आपको पता है कि जब हम नॉमिनेशन फॉर्म जमा करा रहे थे उस वक्त तक तो हमारे पास बल्ले का निशान मौजूद था। सब्सिक्वेंटली इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट ने जब हमारे हक में फैसला भी दे दिया था, वो स्टे ऑर्डर मौजूद था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया और उसके बाद वो केस हमारे हक में फैसला आ गया और जिसको दोबारा वो सेटिसाइड हो गया। जिस वक्त तक वो सेटिसाइड हुआ रात तक उस वक्त तक हमारे पास अपना निशान मौजूद था। हमारी इलेक्शंस हो चुके थे, हम तो अपनी पार्टी के तर्ज पे जा रहे थे, लेकिन जब हमने ये फैसले देखे या सारा कुछ देखा, हमने इल्हाक किया, एग्रीमेंट किया पीटीआई नजरियाती के साथ, वो भी सब आपके सामने है। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन को उठा लिया गया और रात को जो जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराएगी, बल्कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आधे घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक आर्डर जारी कर दिया कि ये तो पीटीआई का टिकट जमा कराने के लिए इन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में रखा था, लिहाजा पीटीआई नजरियाती का कोई भी टिकट आप इनसे वसूल ना किया जाए। हालांकि ये टोटल गलत बात थी। एक तरफ आप हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे हो कि इनके पास बल्ले का निशान नहीं है और इनके पास पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है वो तो मौजूद है, मगर हम इंतखाबी निशान नहीं दे सकते। ऊपर से इन्होंने एक आर्डर जारी कर दिया था, इनकी जानबदारी आप देखें इलेक्शन कमीशन की। इससे पहले कि वो नजरियाती की रात को शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उससे पहले आर्डर कर दिया कि इनका कोई भी इंतखाबी निशान इनको वो नजरियाती का ना दिया जाए। तो अच्छा, खैर उस आर्डर के आने के बाद वो जिस तरह की कार्रवाई हुई वो सब हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया, रात को फैसला आ गया, वो सब चीज़ आपके सामने। अब बात यह है कि अब इसके ऊपर कोई इबहाम ये कहना कि हम नो डाउट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, अभी भी रजिस्टर्ड हैं विद द इलेक्शन कमीशन, लेकिन चूंकि हमारे इलेक्शन को उन्होंने मुतनाज़ा डिक्लेयर करके कहा कि जब तक आपका निशान नहीं होता तब तक आप इंडिपेंडेंट तस्वुर किए जाएंगे। हम तो एक लीगल कवर के लिए कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ शामिल हुए हैं, ताकि जिसका अपना एक सिंबल भी है, जिसके इलेक्शन के ऊपर भी कोई एतराज़ नहीं है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इर्रिस्पेक्टिव के जो हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक जो हमारे से सीटें छीनी गई हैं, हम फॉर द टाइम बीइंग उन पर डिस्कस न भी करें। तो ये कैसे हो सकता है कि आइन का आर्टिकल आपको एक पावर करता है? जो बात हो रही थी मैं आपको अच्छा, मैं वैसे शुएब साहब मेरा एक ज़िमनी सवाल जरा यहाँ पे ले लीजिए, आर्टिकल 2A है, एक ज़िमनी सवाल सर ले लीजिए। वो ये थोड़ी देर पहले आबिद शेर अली साहब भी आपको जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रहनुमा लिख रहे थे। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर कुछ कन्फ्यूजन सी चल रही है। ये आपके नाम के नीचे हमने अपने प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ लिखना है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखना है? मुझे आप इलेक्टेड एमएनए और अवामी एमएनए लिखें, कठपुतली उनको लिख सकते हैं जो हमारे मुखालिफ हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्म 45 है, हम इलेक्ट हुए सर। मैंने एक पोलिंग स्टेशन में एक जगह से भी हम नहीं आ रहे। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हमने शामिल, हम पीटीआई के हैं, पीटीआई में रहेंगे और इंशाल्लाह पीटीआई का हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जो हमारी पार्लिमानी पार्टी है, पार्लिमानी ग्रुप के अंदर हमने इत्तेहाद उनके साथ किया, उनके साथ इलाहाक किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक लीगल कवर देने के लिए किया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नुमाइंदे हमारे साथ शुरू से खड़े हैं, हमारे वो इत्तेहादी हैं और इसमें कोई शक नहीं। अल्लामा नासिर साहब एमडब्ल्यूएम के भी हमारे इत्तेहादी हैं। तो इत्तेहादियों के साथ वैसे आपसे ही आगाही ले रहा हूं, पीटीआई के थे, पीटीआई में वही मैं कह रहा हूं, यानी आपको आप जब भी प्रोग्राम्स में शिरकत करें आपको तहरीक इंसाफ ही लिखा जाए। मेरा तहरीक इंसाफ लिखा जाए, बल्कि इलेक्टेड और अवामी एमएनए लिखा जाए सर वो, और इसलिए हम अवाम ने हमें इलेक्ट किया है, नहीं तो लेकिन इसलिए हमें कोई भाव भी नहीं है और ना ही इस पे कोई दूसरी राय। लेकिन मैं जो आपको लीगल बात कर रहा था, एक मिनट सर, मुझे ये आपने एक्चुअली एक और नुकता दे दिया ना। आप फरमा रहे हैं आपको इलेक्टेड एमएनए कहा जाए। सर वो आपके कहने से या मेरे कहने से तो कोई शख्स इलेक्टेड हो नहीं जाएगा, उसके लिए तो आपको इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन चाहिए होगा।
तो क्या ये एक्चुअली, बल्कि आपने अच्छा किया ये पॉइंट रेज कर दिया। शौकत बसरा साहब ने भी इस तरह एक फंक्शन कल अरेंज कर दिया था लाहौर के अंदर और हलफ ले लिया था लोगों से। सर इस तरीके से आप एक एक्चुअली मतलब गलत प्रेसिडेंट नहीं सेट कर रहे कि अगर एक शख्स से नोटिफिकेशन हो भी ना, लेकिन इसके बावजूद वो कहे जी मुझे आप इलेक्टेड एमएनए ही कहें। मंसूर साहब, हम इसलिए कह रहे हैं, आप अगर इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 90 पढ़े ना, तो वो ये कहता है कि रिजल्ट वो होगा, रिजल्ट जो फॉर्म 45 होगा, ठीक है, और वो अनाउंस करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसके ऊपर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत होंगे, वो है फॉर्म 45। ठीक है। जो फॉर्म 47, 48 बाद में बनता है वो स्टेटमेंट कहलाएगी। लिहाजा जब स्टेटमेंट होती है दैट कैन नॉट बी डिक्लेयर, दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज रिजल्ट। रिजल्ट वो है जिसके जरिए, जिसको फॉर्म 45 कहते हैं, जिसके जरिए हम जीते हैं। इसलिए ये सेक्शन 90, सेक्शन 92 और सेक्शन 95 कहता है। और इसमें एक बात सिर्फ मैं अर्ज करता हूं, वो ये है कि आर्टिकल 51 का सब आर्टिकल 3 और उसका डी ये कहता है, मेंबर्स टू द सीट रिजर्व फॉर वुमेन which are allocated to a province under class 1A shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties. Lists of the candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly. Members on the seats reserved for non-Muslims shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties. Lists of candidates on the basis of total number of the general seats won by each political party in the national लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ही है ना जी, बात ये लिस्ट ही नहीं है, तो प्रॉब्लम तो यहीं पर आ रहा है। अगर लिस्ट होती तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होना था। लेकिन मैं लिस्ट का क्या है, आज हमने तो दे दिया उनको खत लिख दिया, हमें आज बता दें, आज हम जैसे वो फ्लैटिस का सीएम का ताना मारते थे ना ये लोग, ये फ्लैटिस का सीएम कहते थे हमजा शहबाज शरीफ को, तो आज वो आपने भी वो बात कर दी, इक्वलाइज कर दिया कि आपने कहा जी शौकत बसरा साहब वाला जिस तरह का वो इजलास कर रहे हैं। तो मतलब ये वो चीजें हैं जो खुद माजी में लोगों को ताने मारते रहे हैं, आज वो खुद वही काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये काम ठीक है। जब वो हमजा ने किया था तो वो शायद काम गलत था, और आज जो क्योंकि शौकत बसरा साहब कर रहे हैं तो वो काम ठीक है। और ये जो बिल्कुल मैं ये जरा आबिद शेर अली साहब से सवाल रखते हैं ना। आबिद साहब, आप लोगों ने भी फ्लैटिस में सर इस तरह फंक्शन रखा था, आज देख लें शोएब शाहीन साहब भी कह रहे हैं कि मैं इलेक्टेड एमएनए हूं और अवाम का नुमाइंदा हूं मैं। वहां पे शौकत बसरा साहब ने भी अपनी एक पंजाब असेंबली बना ली है, वहां पे लोगों से हलफ लिया जा रहा है। ये प्रेसिडेंट आप लोगों ने सेट किया था, आज तहरीक इंसाफ भी वही कर रही है। ये जो जुमा 8 दिन हुए इनको सियासत में आए, इनसे पूछे जब 2018 में मेरे इलेक्शन को चोरी किया, अभी फैसल वाडा साहब ने कुरान पर हलफ देके कहा पीछे कि हमने आपको हरवाया, तो जब ये कन्फेशन करेंगे चोर बजाए शोर, तो इस पे मैं अब क्या कहूँ इन चीजों पर। ये इनकी वो कारनामे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया 2018 में अंपायर के साथ मिलकर, हमारी लीडरशिप को डिस्क्वालीफाई किया। ये तमाम ये चीजें सामने हैं, ये किसी से छुपी छुपी नहीं है। सुपर लीग हो रही है यहाँ पर, कोई लाहौर कलंदर के नाम पे टीम रजिस्टर्ड है, कोई पेशावर ज़ल्मी के नाम पर है, कोई मुल्तान सुल्तान के नाम पर है। तो जब वो जम होती है मैच खेलने के लिए आगे, तो वो पाकिस्तान के नाम पर जानी जाती है, कोई पेशावर ज़ल्मी के नाम से नहीं जानी जाती। तो ये अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं ये साहब जो भी ये बैठे हैं मेरे साथ, क्या शोएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सर, और सुल्तान से निकल आए। ये अब सुन्नी इत्तेहाद के बकायदा मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर जो भी शोएब यार। आबिद साहब उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा है, आबिद साहब उन्होंने कहा है मैं तहरीक इंसाफ से, आप क्यों बार बार उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह रहे हैं सर? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने तो आपको कहा, जब आप पाकिस्तान की लीग खेलते हैं तो कहते हैं जी मैं पेशावर से हूँ पाकिस्तानी। ये इस वक्त अपनी लीग खेल कर आकर ये सुन्नी इत्तेहाद के मेंबर हैं, ये पीटीआई के मेंबर नहीं रहे। ये नहीं सर, उन्होंने कहा अपने आप को यार। आबिद साहब उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है, सारा समझाया उन्होंने। नहीं, मेरी बात सुन ले मंसूर भाई, सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन है मेरे, ये यहाँ पे हम साए हैं वो रहते हैं, ये उनकी जमात के मेंबर है, एक आम से मेंबर है, सादा से मेंबर है, ये उनकी पार्टी से। अब आबिद साहब उन्होंने अभी आपको बताया कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो फैसला करता है कि जनाब कौन इलेक्ट हुआ है। वो कह रहे हैं मेरे पास फॉर्म 45 है, उसकी गिनती के मुताबिक मैं जीता हूं इलेक्शन। मंसूर भाई
2018 में तो सारा कुछ ही फॉर्म 45 पे था। आपको नहीं पता क्या हुआ हमारे साथ? आपको नहीं पता कि ये कैसे इक़्तिदार में चोर रास्ते से आए? तो ये अब रोए नहीं, इन्होंने अपने 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 आगे कांटे बिछाए हुए, ये हार के गए। यहाँ पे जो हार जाए वहां देखे, मैं हार गया, मैंने मान लिया, चले मेरे साथ जो भी हुआ, मैं उस निटी में नहीं जाता, हार गया, बात खत्म हुई। अब मैं जाके कहूँ कि नादरा के जरिए इन्होंने धांधली की, इमरान खान ने सारा प्लान किया, ये मैच फिक्स करके खेले, तो वो बात अब आगे की तरफ चले। यार हसन साहब, ये सारी गुफ्तगू जो आप सुन रहे हैं भाई, आगे सदर मुमलिकत जो है वो इजलास नहीं बुला रहे, आगे सेनेट का इलेक्शन होना है, वो भी फंस रहा है, ये सारी चीजें सर लाइन में फंस रही हैं हसन साहब। नहीं, लाइन में नहीं फंसी भी। सदर मुमलिकत अगर इजलास नहीं बुलाएंगे तो फिर भी आप ये देखें कि आइन अपना रास्ता खुद तलाश करेगा और 29 तारीख को इजलास हो जाना है। सदर मुमलिकत जो है वो 29 से पहले यानी 21 रोज से पहले अगर इजलास बुलाना हो तो उसका इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास होता है और आज भी है। अगर आज भी बुलाना चाहें इजलास कल के लिए तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अथॉरिटी है। हसन साहब, आपने शायद सुना नहीं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये कहना है कि पंजाब और सिंध के जो कौमी असेंबली, उनकी सूबाई असेंबली के जो इजलास हुए हैं वो भी गैर आईनी गैर कानूनी है। बल्कि असद कैसर साहब ने तो ये कह दिया कि मैं तो मरियम नवाज को वजीर आला भी नहीं मानता, वो भी गलत है। देखिए, वो सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब ये बताए ना मुझे, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है एक चीज कह रहा है तो फिर असद कैसर का बयान उससे मुकद्दम तो नहीं हो सकता ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि इतने दिनों में जब असेंबली वजूद में आ चुकी है तो उसने मिलना है 21 दिनों में, तो फिर उसने मिलना है। अब कौमी असेंबली का इजलास 29 को होना है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर बुलाएं इजलास या ना बुलाएं ये उनकी मर्जी है, लेकिन फिर आईने पाकिस्तान की मंशा के मुताबिक 21 दिन बाद इंतखाबात के कौमी असेंबली ने बैठना है और फिर मेंबर्स ने अपना ओथ लेना है और ये सारा अमल होगा। अब इसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सदर पाकिस्तान का ओहदा है उसको बेतौकीर किया है, क्योंकि वो सदर पाकिस्तान से के तौर पर जो है इस टाइम वो एक्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। अच्छा हसन साहब, की बात यह है कि वो प्रेसिडेंट यार हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उनसे खुद नाराज हुई बैठी है, उनके बेटे को टिकट तक नहीं दिया, आप उनको बार बार ये कह देते हैं कि जनाब वो उनके रहनुमा बने हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नहीं, वो बात ये है कि वो बेसिकली अब वो अपनी उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाना चाह रहे हैं ना कि भाई मैंने जो है वो कौमी असेंबली का इजलास नहीं बुलाया। देखिए, जब आईने पाकिस्तान के जब आइन के तकाजे होते हैं तो उसके ऊपर आपको सर तस्लीम खम करना होता है। देखिए मंसूर साहब, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने बड़ी तनकीद की कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, ये बड़ा नाइंसाफी है, ये आइन को जो है से इनराफ है। ठीक है, उस टाइम एक और जस्टिफिकेशन मौजूद था, मैं तो इस बात से मुतफिक नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के अल्फाज थे जी कि ये आइन मुकद्दम है। बहुत से ऐसे लोग थे जो कहते थे आइन मुकद्दम है, तो फिर क्या आइन आज छुट्टी पर गया है या आइन मुकद्दम नहीं है? देखिए, बात ये है कि ये सियासतदान है, ये सियासत ही करते हैं और उन्होंने सियासत ही करनी है। कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कोई आईने पाकिस्तान इनके लिए मुकद्दम नहीं है। नहीं, लेकिन हसन साहब अगर वो ये कहें, नहीं हसन साहब अगर वो ये कहें कि जनाब अभी उसकी कॉम्पोजिशन पूरी कंप्लीट नहीं है कौमी असेंबली की, इसलिए इजलास नहीं बुलाया जा सकता, तो ये तावील तगड़ी नहीं है क्या? नहीं सर, ये आइन और कानून से साबित करना है ना। तो जब आईने पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है तो वो किस तरीके से प्रेसिडेंट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट इसे समरी मुस्तरद कर दी है ना, जो निगरान हुकूमत ने भेजी है, समरी को मुस्तरद कर दी है। तो ठीक है, ये उनका फैसला था। अभी कल खबर चल रही थी कि राजा परवेज अशरफ साहब ने उससे पहले ही इजलास बुला लिया 29 के लिए। देखिए, 28 तारीख तक राजा परवेज अशरफ साहब बतौर इवन स्पीकर नेशनल असेंबली, एक्टिंग स्पीकर नेशनल असेंबली, उनके पास आईनी तौर पर यह इख्तियार नहीं है। सवाल का सिलसिला जारी है। मुझे एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आबिद शेर अली, शुएब शाहीन और हसन अयूब साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, ये बताइए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबरान हैं, ये 29 तारीख को अब जब इजलास होगा तो हलफ उठाने जाएंगे सर? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है खान साहब फैसला करेंगे या लीडरशिप फैसला करेगी। आज तक शाम तक या कल तक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ जाएगा।
देखें, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। देखें, जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो रात को 12 बजे चल के कहीं चला गया और रिजल्ट देना बंद कर दिया, और जो कि हम 180 से ज़ायद सीटें जीत चुके थे उसको रोक दिया गया और रात की तारीकी में उसको फिर बदल दिया गया। लेकिन अगर आप उसके पीछे जाएं तो आज तक उन्होंने फैसला क्यों नहीं किया? देना है या नहीं देना, इसका भी तो फैसला कर देते ना। आज तक उन्होंने फैसला नहीं किया। जब असम्बली ही मुकम्मल नहीं है तो इलेक्शन, आप आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 2 में अगर आप देखेंगे, ये प्रेरोगेटिव है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का। उन्होंने उस पर ऑब्जर्वेशन लगा के भेज दिया कि जनाब आप असम्बली तो पूरी कर लें। अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग आज के इलेक्शन को आप भूल जाएं। मुझे आप ये बता दें कि प्रेसिडेंट किसी एक और पार्टी का बैठा हो, आपका एक दिन इलेक्शन कमीशन फैसला एक पार्टी का कर दे और बाकी पार्टियों का फैसला अभी आना बाकी हो, वो 1 घंटे के नोटिस पे इजलास बुला ले और कहे कि जी आ जाएं जी, ओथ भी ले लें और इलेक्शन भी करा दें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर का। मुझे बता दें कि आप किसी एक पार्टी को अनड्यू पे फेवर कर नहीं सकते। शोएब साहब, इसलिए कि जो इलेक्शन कमीशन की पाबंदी शोएब और साहब एक जिम्मेदारी सवाल है कि वो तमाम पॉलिटिकल सर, पार्टीज का फैसला एक सवाल कर दें। आपके सामने रखता हूं, एक एग्जांपल, बल्कि सारे पैनलिस्ट के सामने रखता हूं। शोएब साहब, आप सबसे पहले अपनी राय दीजिएगा। सर, अगर मिसाल के तौर पे चंद हल्के हैं जिनमें कोई वफात हो जाती है, उसकी वजह से इलेक्शन डिले हो जाते हैं, ठीक है, एक पॉइंट ये है, वहां पे इलेक्शन डिले हो गए। उसके बाद बहुत से लोगों ने जो डबल सीटें जीती हैं उसमें उन लोगों ने अपनी सीटें छोड़ दी, वहां पे ज़िमनी इंतखाब होना है। तीसरी बात ये कि अगर कोई उम्मीदवार इलेक्शन रिजल्ट्स को चैलेंज कर देता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में केसेस चले गए हैं, तो कल को क्या सदर मुमलिकत इन तमाम एग्जाम्पल्स को कोट करते हुए ये कह सकते हैं कि जनाब अभी तो इन सीटों का फड्डा चल रहा है, तो इसलिए अभी कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता, पहले ये फड्डे कंप्लीट होंगे उसके बाद हम कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। जबकि आपके ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कासिम सूरी साहब को पूरी एक स्टे ऑर्डर के ऊपर पूरा टेन्योर गुजार दिया बतौर डिप्टी स्पीकर के, और वो असेंबली उनकी खत्म हो गई लेकिन वो फिर भी वो स्टे ऑर्डर जो है वो चलता रहा। तो सर, ये क्या इस एग्जाम्पल के साथ चलाया जा सकता है क्या? मंसूर साहब, आपको सारी तीनों एग्जांपल्स का आपको जवाब दे देता हूं। मसलन अगर तो किसी ने सीट छोड़ दी, उसका तो इलेक्शन होगा कि आगे 60 दिन में, इसलिए उसका तो कोई तस्वर भी नहीं है कि उसका कोई इंतजार करेगा, ठीक है। और ये पहली दफा नहीं, हर इलेक्शन में कोई 11 हुए हैं, 12 हुए हैं, जितने भी हुए हैं, हर इलेक्शन में इस तरह होता है कि 1 से ज्यादा सीटें लोग लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, वो अपने ड्यू टाइम पे दोबारा इलेक्शन होता है, इसलिए उसका तो तस्वर भी नहीं कि कोई वो इंतजार करेगा। दूसरी सूरत आपने बताई कि अगर कोई फौत हो गया तो वो इलेक्शन ही नहीं हुआ, वो भी ज़िमनी इलेक्शन में जाएगा, इसलिए उसका और सीट छोड़ने वाले का तकरीबन एक ही स्टेटस है। तीसरी एक सूरत होती है, वो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होती है, वो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, वो जितनी सीटों के ऊपर अगर स्टे दे दिया है किसी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, वो सीटें ज़ाहिर वो नोटिफाई नहीं होगा, वो माइनस हो जाएगा। यहाँ ये इशू नहीं है, यहाँ तमाम जनरल सीटें नोटिफाई होने के बाद उसकी प्रोपोर्शनेट शेयर देना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अंडर नोटिफाई सिर्फ करना है, शेयर देना है पार्टीज ने आर्टिकल 51 के मुताबिक, वो जब दे देंगे उसके मुताबिक वो उन्होंने उसको सिर्फ नोटिफाई करना है, और जब वो नोटिफाई कर देंगे वो असम्बली मुकम्मल होगी। वो असम्बली जिसको आपने 1/3 कहें या 10% या जो भी सीटें बाकी हैं रिजर्व हैं, जिसमें आपके अपना खवातीन की भी हैं और स्पेशल माइनॉरिटीज़ की भी हैं, वो सीटें नहीं आई तो इसका मतलब है आपकी असम्बली इनकम्प्लीट है। उनकी नामुकम्मल होने का मतलब भी ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दुरुस्त फैसला किया है। शोएब साहब, अब 29 तारीख को ये हसन अयूब साहब ने थोड़ी देर पहले जो बताया है और जो खबर आई है कि 29 तारीख को तो इजलास अब होने लगा है, राजा परवेज अशरफ साहब इजलास करने लगे हैं। और मैं आज शेर अफजल मरवत साहब का या पता नहीं आपके एक रहनुमा का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हम तो हलफ भी लेंगे जाके 29 तारीख को। तो सर, जब उन्होंने हलफ भी लेना है, इजलास भी होने जा रहा है, तो सदर मुमलिकत को क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? सर, आप सीधे तरीके से करते हैं सब कुछ। देखें, आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 2 ये एम्पावर करता है सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को असेंबली का इजलास बुलाए। इसमें स्पीकर का कोई रोल नहीं है। जब वो इजलास वो तलब करेगा, समन करेगा, हाँ स्पीकर उसको प्रोसीड करेगा, चेयर करेगा, तो लिहाजा स्पीकर का इसके अंदर ये रोल कि वो असेंबली का इजलास बुला ले, वो ऐसे ही है कि जैसे बसरा साहब ने कल ओथ लिया है। तो इसलिए आप इसको बड़ा जहन में रखें कि असेंबली का इजलास प्रोविंशियल गवर्नर के बगैर नहीं हो सकता और नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बगैर जो है वो सदर पाकिस्तान को इख्तियार देता है कि आपने इजलास 21 रोज से पहले बुलाना है। तो यानी
21वें रोज तो आईने पाकिस्तान ने कह दिया है कि मिलना ही मिलना है, तो इसलिए वो स्पीकर जो नेशनल असेंबली है फिर उन्होंने बैठ जाना है और इजलास करा देना है। ये शुएब शाहीन साहब जो है ना वो बिल्कुल बारीक सी बात है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। नहीं, वो नहीं हो सकता। अच्छा, वो नहीं हो सकता। देखें ये इंटरप्रिटेशन का, देखें इंटरप्रिटेशन का, हसन साहब ये इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन जरूर इन्वॉल्व है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप इजलास को आज खुद बैठ के कह देंगे जी हमारा इजलास हो गया। अच्छा, ये आइन का ना तकाजा है ना आज तक इस तरह की कोई प्रेसिडेंट है। ये जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो नहीं तो आइन के मुताबिक, अच्छा मुझे बता दें, आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, 90 डेज के मुताबिक इलेक्शन होने हैं ना। कल मैं और आप बैठ के डिसाइड कर दें कि जनाब 90 डेज के अंदर अंदर हमने इलेक्शन करा देने हैं, फला तारीख को हमारा इलेक्शन होगा। ये नहीं हो सकता, इसलिए कि आइन ने कुछ शख्सियात, कुछ ऑफिशियल्स, हेड ऑफ द स्टेट के हवाले से कुछ लोगों को एम्पावर किया है। यार और वो जो शुएब साहब, एम्पावरमेंट है, शुएब साहब बड़े एहतराम के साथ, शुएब साहब बड़े एहतराम के साथ, मैंने आपने खुद मुझे शुरू में कह दिया कि मैं हूं इलेक्टेड एमएनए, मैं हूं आवाम का नुमाइंदा, तो मैंने भी आपको उसमें यही कहा था कि सर आपको एक नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर आप इलेक्टेड एमएनए नहीं कहलाए जा सकते। सर आपने खुद उस वक्त ये बात कही। हम इलेक्टेड एमएनए इसलिए हैं कि हमारे पास आइन और कानून ने अख्तियार दिया है। मैंने सेक्शन 90 आपको बताया है, अभी आप इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 90 निकाले, दैट इज कॉल्ड द रिजल्ट्स हमारे पास हैं और रिजल्ट के मुताबिक आई एम दी इलेक्टेड मेंबर। तो लिहाजा रिजल्ट स्टेटमेंट की बुनियाद पर आप वो नहीं हो सकते। ठीक है सर, लिहाजा रिजल्ट जो दिया है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ड्यूली नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आबिद साहब वो मैंने बयान सुना असद कैसर साहब का, वो कहते हैं हम मरियम नवाज को वज़ीर आला नहीं मानते, ये इजलास गलत बुलाया गया। शुएब शाहीन साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, वो ये कहते हैं कि जनाब सदर मुमलिकत ने इजलास बुलाना है और ये इसके बगैर आप इजलास नहीं बुला सकते। असर आप लोगों ने अब इजलास बुला लेना है, उसके बाद आपने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना देना है, और सर तहरीक इंसाफ ने आपके वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म नहीं मानना। सर मेरी अर्ज है आपसे कि हमें ना एक मेंटल हॉस्पिटल की सख्त जरूरत है। चलो कुछ मामलात की जांच पड़ताल ज़हनी तौर पर जो मफलूज लोग हैं उनके लिए कोशिश करेंगे। लाहौर में या अटक के करीब हम एक मेंटल हॉस्पिटल का क़याम करें जहां पर इस तरह के मरीजों का इलाज किया जाए। ये मुल्क आइन और कानून के तहत चलेगा, ना कि किसी फर्द वाहिद की डायरेक्शन पे चलेगा। अब जो इनके सदर हैं पीटीआई के, जो आरिफ अलवी साहब है, वो जाहिर पाकिस्तान के भी सदर हैं, आप माने या ना माने तो सदर तो हैं। मैं आबिद शेरनी नहीं मानता, मेरे मानने से तो वो सदर की सदारत से तो नहीं हट जाए। तो एक आइन ने उनको इख्तियार दिया है कि आपने 21 रोज में इजलास बनाना है। आप गैर आइनी इकदाम करें तो गैर आइनी इकदाम की फिर सजाएं लॉ के अंदर मौजूद हैं। अब ये पोर्शन तो सुना दिया कि जी सदर के पास पावर है। अब शुएब शाहीन साहब पता नहीं कौन सी वकालत करते हैं मेरे भाई, मैं इनको ये भी बड़े एहतराम से पूछना चाहता हूँ कि आइन सदर को तजावुज करता है कि कानून को साइड पे फेंक दे, वो अपनी फर्द वाहिद की डायरेक्शन दे दे, नहीं दे सकता। वो एक आइन ने उनको इख्तियार दिया है, सदरे वो आइनी जो ओहदा है पीटीआई के आरिफ अलवी को नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब, शुएब शाहीन साहब और हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।